आपको यह बात जानकर हैरत होगी कि दुबई की किस्मत बदलने की शुरुआत सिर्फ 440 रुपए से हुई थी। 1937 में दुबई ब्रिटिश कंट्रोल में होता था और यहां भी इंडिया की तरह इंडियन करेंसी चलती थी। ब्रिटिश को दुबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ट्रैवल करने के लिहाज से बहुत आइडियल लग रही थी, क्योंकि ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के ठीक सेंटर में मौजूद है। ब्रिटिश इंपीरियल एयरवेज दुबई के समुंदर में फ्लाइंग एयरबेस बनाना चाहते थे और फिर उन्होंने दुबई के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। शेख राशिद बिन अल मखतूम को अच्छी तरह मालूम था कि इनके पास ऑयल के जितने रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 30 से 40 साल ही चल सकते हैं। इनको जल्द अज जल्द अल्टरनेट इनकम ऑफ सोर्स बनाना था। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश दुबई की लोकेशन को इस्तेमाल करके अपनी एयरलाइन को एक स्टॉप ओवर फ्रॉम कर रहे हैं और दुबई को सिर्फ मामूली सा रेंट ही मिलता है। यही देखते हुए दुबई के रूलर ने 1959 में दुबई एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का आगाज किया। 1960 में दुबई एयरपोर्ट पहली बार लॉन्च किया गया तो इसमें एक अप्रैल, एक छोटे से कमरे जैसा टर्मिनल और एक रनवे होता था। वो भी पक्का नहीं बल्कि रेत को कंप्रेस करके बनाया गया था। इस रनवे पर सिर्फ छोटे से डॉगलस DC-3 जैसे एयरक्राफ्ट ही लैंड कर सकते थे। 1965 में प्रॉपर मेटल रनवे बनाने के बाद दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला पहला जेट एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट एयरलाइन का कॉमेट था। हर गुजरते साल दुबई का रूलर एयरपोर्ट में नई और जदीद फैसिलिटीज लॉन्च करवाने लगे। 1969 में यहां 9 एयरलाइंस काम कर रही थी। 1980 में दुबई एक इंटरनेशनल स्टॉप ओवर बनकर उभरने लगा, जहां एयर इंडिया, कैथे पैसिफिक, सिंगापुर एयरलाइंस और मलेशिया एयरलाइंस जैसे नाम रिफिलिंग करने के लिए रुकते थे। दुबई से पहले ये तमाम फ्लाइट्स पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट पर रिफिलिंग के लिए रुकती थी और देखते ही देखते दुबई ने कराची एयरपोर्ट की सारी ट्रैफिक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली। इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में ट्रैवल करने के लिए गल्फ एयरलाइन को इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बहरीन की एयरलाइन है। पूरे मिडिल ईस्ट को अगर अच्छी इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी होती थी तो वो पहले गल्फ एयर के जरिए दुबई जाते थे और फिर वहां से अपने इंटरनेशनल सफर का आगाज करते थे। 1980 में दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जो इस वक्त दुबई के डिफेंस मिनिस्टर थे, इनको गल्फ एयर ने ऑफर दी कि वो सिर्फ ये अनाउंस कर दें कि गल्फ एयर दुबई की ऑफिशियल एयरलाइन है। इससे गल्फ एयर को इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगी और इससे दुबई को भी काफी फायदा होगा और बदले में दुबई को गल्फ के 50% स्टेक्स भी मिल जाएंगे। पर शेख मोहम्मद ने इस डील से इनकार कर दिया। गल्फ एयर ने सोचा कि हम ख्वाम पूरे मिडिल ईस्ट से पैसेंजर्स लाकर दुबई को देते हैं और वो पैसेंजर्स किसी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में चले जाते हैं, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। लिहाजा गल्फ एयर ने शेख मोहम्मद के मना करने के बाद दुबई जाने वाली तमाम फ्लाइट्स को बंद कर दिया। गल्फ एयर का यह फैसला दुबई के इंटरनेशनल स्टॉप ओवर को खासा नुकसान पहुंचाने लगा। यही वो वक्त था जब शेख मोहम्मद बिन राशिद ने अपनी खुद की एयरलाइन एमिरेट्स लॉन्च करने का इरादा किया। इस इरादे को हकीकत में बदलने का मतलब था पहले से मौजूद स्टैब्लिश्ड एयरलाइन से टक्कर लेना, जिसमें गल्फ एयर जो इनका पहला अराइवल था, इसके अलावा ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइन, रूफ्ट हैंसा, एयर इंडिया और पैनम एयरवेज और बड़े बड़े नाम थे जिनके खिलाफ एमिरेट्स को ऑपरेट करना था। अब यह काम जितना सुनने में मुश्किल लग रहा है, यह हकीकत में इससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल था। इस वक्त एक बोइंग 737 की कीमत $25 मिलियन थी। इसके अलावा पायलट्स, क्रू और इंजीनियर्स भी ट्रेन करने थे। इसमें अलग से खर्चा लग रहा था, यानी कुल मिलाकर दुबई को नई एयरलाइन पर तकरीबन 6 से 7 करोड़ डॉलर खर्च करना पड़ रहे थे। और इसके बाद भी ये क्या पता था कि एयरलाइन चले या ना चले। यहां पर दुबई के शेख ने स्मार्टली खेला और पाकिस्तान से मदद मांगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA ने दुबई को
बोइंग 737 और 300 लीज पर दिए। इन जहाजों पर एमिरेट्स की ब्रांडिंग की गई, जबकि इंजीनियर्स, क्रू, पायलट्स सब पीआईए का था। इन जहाजों को चलाया तो एमिरेट्स के नाम पर जाता था, लेकिन मैनेजमेंट सारी पीआईए की थी। और इस काम के बदले में दुबई के शेख ने पीआईए को $1 करोड़ अदा किए। यानी जो काम $7 करोड़ में होना था, वो ही अब $1 करोड़ में हो गया। एमिरेट्स की पहली फ्लाइट 25 अक्टूबर 1985 को दुबई से कराची तक गई, जिसके बाद मुंबई, दिल्ली, कोलंबो, ओमान और कायरो जैसी डेस्टिनेशंस को भी शामिल किया गया। एमिरेट्स के पहले ही साल में 26 लाख पैसेंजर्स ने सफर किया और इसी एक साल के दौरान शुरुआती $1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बाहर निकल गई। 1987 में जब एमिरेट्स ने खुद की एयरलाइन प्लेन खरीद लिए, तो पीआईए को इनके जहाज वापस कर दिए गए। 1990s की शुरुआत में गल्फ वार के दौरान बाकी तमाम एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट के ऑपरेशन बंद कर दिए थे। यही वो मौका था जो दुबई अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। गल्फ वॉर के आखिरी 10 दिनों में मिडिल ईस्ट या अरब कंट्रीज के दरमियान अगर कोई एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी, तो वो कोई और नहीं, एमिरेट्स ही थी। इस दौरान एमिरेट्स ने इन पैसेंजर्स को भी टारगेट किया जो नॉर्मली कंपटीटर्स कंपनीज को इस्तेमाल किया करते थे। नए पैसेंजर्स ने एमिरेट्स में वो सहूलियत भी पाई जिसके लिए दूसरी एयरलाइंस एक्स्ट्रा चार्ज करती थी, जैसा कि पर्सनल एंटरटेन सिस्टम, लग्जरी कैबिन्स और बेहतरीन डाइनिंग। ये काम एमिरेट्स को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले गए। और बाद में लॉयल पैसेंजर्स के लिए एमिरेट्स ने स्काई वर्ड्स प्रोग्राम भी लॉन्च किया। तब इंटरनेशनल पैसेंजर्स के साथ साथ दुबई की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी ने भी एमिरेट्स एयरलाइन की कामयाबी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया। बल्कि ये भी कह सकते हैं कि दुबई की पॉपुलैरिटी के पीछे भी काफी हद तक एमिरेट्स का ही हाथ रहा है। वो ऐसे कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फ्लाइट रूट यूरोप टू साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अगर यूरोप टू ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ली जाए तो ये एक दूसरे से 1,48,000 किलोमीटर दूर है। ये इतना बड़ा डिस्टेंस कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट कवर नहीं कर सकती। इसमें ज्यादातर फ्लाइट्स को कहीं ना कहीं रिफ्यूल लेना पड़ता है। इस रूट में सबसे ज्यादा फायदा एमिरेट्स एयरलाइन को होता है, क्योंकि एमिरेट्स ने अपना हब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया हुआ है। दूसरी फ्लाइट्स को जहां स्टॉप ओवर करने के लिए एयरपोर्ट्स को एक्स्ट्रा पे करना पड़ती है, वहीं एमिरेट्स पैसेंजर्स को दुबई में स्टॉप ओवर देकर ना सिर्फ अपनी कॉस्ट भी बचाती है, बल्कि अपने पैसेंजर्स को कंपटीटर्स रेट देकर टिकट सेल कर सकती है। और इससे दुबई में भी विजिटर्स का ट्रैफिक बढ़ता है, क्योंकि आफ्टर ऑल कई लोग आगे जाने से पहले 1-2 दिन दुबई में रहना ही पसंद करते हैं। इसके अलावा प्लेन का फ्यूल टैंक अगर फुल होता है तो प्लेन की फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा फ्यूल का मतलब है एक्स्ट्रा वेट, और एक्स्ट्रा वेट की वजह से प्लेन के इंजन को ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करना पड़ती है, जिसके नतीजे में ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है। एमिरेट्स एयरलाइन का हब क्योंकि यूरोप, एशिया और अफ्रीका के सेंटर में है, इसी वजह से वो अपने प्लेन के टैंक फुल नहीं करते ताकि ज्यादा अच्छी फ्यूल एवरेज मिल पाए। इस तरह वो पैसेंजर्स को 1 घंटे का स्टे देकर फ्यूल की मद में काफी पैसे बचा लेते हैं। इसके बरक्स दूसरी एयरलाइंस अगर दुबई में स्टॉप ओवर कॉस्ट बचाने की कोशिश करती हैं, तो इनको प्लेन में एक्स्ट्रा फ्यूल डलवाना पड़ता है, जिससे इनकी इकोनॉमिक्स बिगड़ जाती हैं। एमिरेट्स की कामयाबी के पीछे सिर्फ इनकी मार्केटिंग ही नहीं, बल्कि इनकी लाजवाब सर्विस भी नहीं, बल्कि एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसको अब तक दुनिया से छुपाए रखा। एयरबस A380 आज दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल जेट है। एक वक्त में ये 850 पैसेंजर्स आसानी से बोर्ड कर लेता है। और हैरत की बात यह है कि ज्यादातर एयरलाइंस जो एयरबस, एयर इतिहाद इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस फ्लाइट से प्रॉफिट नहीं कमा रहे। सिर्फ एक ही एयरलाइन है जो एयरबस A380 है जो प्रॉफिट कमा रही है,
और वो है एमिरेट्स एयरलाइन। यहां तक कि ऐसा माना जाता है कि सिर्फ एमिरेट्स ही इस जेट को प्रॉफिटेबल बना रही है। आखिर एमिरेट्स ऐसा क्या करती है जो दूसरी एयरलाइंस नहीं कर पा रही? यह राज एमिरेट्स ने कई सालों तक छुपा कर रखा, लेकिन कोविड की वजह से जब एयर फ्रांस ने अपने A380s को रिटायर करने का फैसला किया, तो इस मौके पर एमिरेट्स के CEO का कहना था कि एयर फ्रांस को 10 A380s खरीदने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि इससे यूनिट मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। एयरबस A380 बहुत ही जॉइंट एयरक्राफ्ट है, जहां वो एक वक्त में इतने ज्यादा पैसेंजर सपोर्ट कर सकता है। वहीं इसका सबसे बड़ा मसला इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है। एमिरेट्स के पास 119 A380s हैं और वो भी सेम मॉडल के। 1995 में एमिरेट्स ने फैसला किया था कि वो एक ही मॉडल के ज्यादा से ज्यादा जहाज खरीदेंगे। आज एयरबस A380 की कीमत $450 मिलियन है, जो कि दुनिया का सबसे महंगा कमर्शियल जेट है। लेकिन एक साथ ज्यादा जहाज खरीदने से डिस्काउंट भी ज्यादा ही मिलता है। एमिरेट्स एयरलाइन ने एयरबस के साथ डील की और इस तरह इन्हें हर यूनिट में काफी डिस्काउंट मिला। और तो और इनकी मेंटेनेंस के लिए एमिरेट्स ने अपना यूनिट बना रखा है। इनके स्पेयर पार्ट्स भी एक जैसे और एक साथ ऑर्डर किए जाते हैं, और यहां पर भी एमिरेट्स अच्छी खासी सेविंग कर लेता है। इसके बरक्स अगर दूसरी एयरलाइंस को देखा जाए तो ज्यादातर के पास अलग अलग जेट मौजूद हैं, और इसी वजह से ज्यादातर मेंटेनेंस थर्ड पार्टी ऑपरेटर से करवाते हैं, जिसका मतलब है कि वो एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। आज एमिरेट्स दुनिया का सबसे बड़ा एयरबस A380 का ऑपरेटर है, बल्कि ये बोइंग 777 की कलेक्शन में भी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। एमिरेट्स के पास 119 A380s और 148 बोइंग 777 है। यहां तक कि एयरबस A380 के जितने भी यूनिट दुनिया में मौजूद हैं, इनका 50% सिर्फ एमिरेट्स ऑपरेट करता है। यह मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी पैसेंजर्स पर किलोमीटर के हिसाब से, दुनिया की चौथी टन किलोमीटर के हिसाब से दुनिया की दूसरी बड़ी एयरलाइन कहलाती है। 1998 से लेकर 4000 अरब पैसेंजर्स इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। इसी पीरियड के दौरान 3.5 करोड़ टन का कार्गो डिलीवर कर चुका है। यह दुनिया की वाहिद एयरलाइन है जो अपनी हिस्ट्री में कभी घाटे में नहीं गई। देखा जाए तो हर साल उन्होंने 260 करोड़ दिरहम या फिर 5,900 करोड़ रुपए का एवरेज प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट किसी और को नहीं बल्कि दुबई के रूलर्स शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को ही जाता है। उम्मीद है कि अल्फाज IBI की यह वीडियो आप भरपूर शेयर और लाइक करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।